हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में 100% जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, श्रीलंका का अनुपात दिया गया है द्वीप से, तो भारत का अनुपात हमें बताना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, श्रीलंका क्या है, एक द्वीप है। द्वीप का मतलब दोस्तों क्या हो गया कि चारों ओर से इसके क्या है, पानी है। श्रीलंका देश के चारों ओर क्या है, यानी कि पानी है, तो वह क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों भारत क्या है, भारत दोस्तों तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है और एक साइड में क्या है, स्थल है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, प्रायद्वीपीय। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रायद्वीपीय, यानी कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए अगला सवाल दिया गया है, एक विशेष भाषा में ए सी को 13 लिखा जाता है, एफ जी को 67 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एच आई को किस प्रकार लिखा जाएगा। बिल्कुल आसान सा दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि ए सी को 13 लिखा गया है, तो ए सी को 13 कैसे लिखा गया है, तो बिल्कुल आसान सा है दोस्तों। ए का क्रमांक कितना होता है, ABCD में 1 होता है, और दोस्तों सी का कितना होता है, 13, यानी इनका क्रमांक सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया गया है। एफ जी में देख लीजिए, देखिए एफ जी बराबर कितना है, 67 है। जैसा कि हम सभी जानते हैं एफ होता है 6 नंबर पे ABCD में, और जी होता है दोस्तों 7 नंबर पे, तो 67 यहाँ पे है, 67 यहाँ पे दिया भी गया है। हमें किसका बताना है, एच आई का बताना है, एच आई। तो एच कितने नंबर पे आता है बताइए, 8 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या बन जाएगा, 89, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए अगला सवाल दिया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या में श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे दोस्तों क्या है, सीरीज का प्रश्न है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे कौन सी संख्या आएगी वही हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सीरीज की पहली संख्या कितनी है, 87 है, दूसरी 88 है, 88 के बाद दोस्तों 80 है, 80 के बाद 107 है, 107 के बाद 107 के बाद क्या है, 43 है, और उसके बाद हमें बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 87, पहली संख्या क्या है, 87 है, ठीक है। दूसरी संख्या दोस्तों कितनी है, 88 है, उसके बाद कितनी है, 80 है, 80 के बाद 107 है, 107 के बाद 43 है, और उसके बाद दोस्तों हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, 87 से 88 संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो कितनी बढ़ी हुई है, आप कहोगे यहाँ पे हुई है +1। कितना हुआ है, +1। 88 से दोस्तों कितना हो गया, यहाँ पे 80 हो गया, यानी कितना कम हो गया, तो 88 से 80 कितना कम हो गया बताइए, तो -8 कम हो गया। कितना कम हो गया, -8 कम हो गया। 80 से दोस्तों 107, तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, प्लस हुआ है, कितना, तो 80 और 107 के बीच में कितने का डिफरेंस है, यानी कि +27 का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों, +27 का अंतर है। आगे देखिए, 107 से दोस्तों 43 कितना कम है, तो 107 में से 43 घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया दोस्तों कितना हो जाएगा, 4, और 10 में से 4 गया दोस्तों हो जाएगा 6, और क्या हुआ है, माइनस। हमारा पैटर्न क्या बना दोस्तों, यहाँ पे +1 -8 +27 -64, तो आगे क्या हो जाएगा बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। आगे क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों एक स्टेप और नीचे चलिए। यहाँ पे दोस्तों एक है, एक दिया गया है, ठीक है ना, यानी कि अंतर कितने का है, 1 का है, यानी 1 क्या है दोस्तों, 1 का क्यूब है दोस्तों, क्या है दोस्तों, 1 का क्यूब है। -8 दोस्तों यहाँ पे -2 का क्यूब है, क्या है दोस्तों, -2 का क्यूब, यानी कि घन दिया गया है। आगे देखिए 27 क्या है दोस्तों, ये +3 का क्यूब है, यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा। आगे देखिए जो 64 है दोस्तों क्या है, -4 का क्यूब है, यानी कि घन है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा दोस्तों +5 का क्यूब, +5 का मतलब 5 हो जाएगा, 5 का क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, +125। कितना हो जाएगा, +125, यानी कि 43। ध्यान दीजिएगा, +125 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, देखिए 5 3 हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और 12 4 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, 12 4 कितना हो जाएगा, 16, हाँ
यानी कि इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 168 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से किसी 3 दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है चांदी, ऑप्शन नंबर बी में है सोना, ऑप्शन नंबर सी में है पीतल और ऑप्शन नंबर डी में है एल्यूमिनियम। तो देखिए दोस्तों, जो चांदी है, चांदी क्या है दोस्तों, एक धातु है। क्या है दोस्तों, एक धातु है। सोना क्या है दोस्तों, एक धातु है यानी कि मेटल है। एल्युमिनियम भी क्या है दोस्तों, एक धातु है यानी कि मेटल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पीतल दिया गया है यह एक मिश्र धातु है। क्या है दोस्तों, मिश्र धातु, मतलब कि 2 धातुओं को मिलाकर बनने वाली यानी कि पीतल है। ठीक है, अब कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि पीतल 2 किन जो है मतलब धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, जो हमारा पीतल होता है वह किन 2 धातुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पीतल एक मिश्र धातु है, बाकी तीनों क्या हैं, धातु हैं। तो असंगत कौन सा हो जाएगा, विषम कौन सा हो जाएगा या फिर भिन्न कौन सा हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित श्रेणी में आने वाली अगली आकृति का चयन विकल्प चित्रों से कीजिए। यानी विकल्प चित्र का मतलब दोस्तों क्या हो गया, देखिए एक तो हमारा ये प्रश्न चित्र यानी कि ये वाला, देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, ऑप्शन कौन से हैं, ए बी सी डी, चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा आंसर होगा वही हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज है। ठीक है ना, त्रिभुज का नुकीला हुआ भाग किधर है, यानी कि पश्चिम की तरफ है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, उत्तर की तरफ हो गया, फिर हमारा पूरब की तरफ हो गया। तो आगे क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा, नहीं समझ पा रहे हो क्या, देखिए ये हमारा दोस्तों क्या होता है, मैप होता है। यहाँ पे मैप की आवश्यकता नहीं है, मैं समझाने के लिए। ठीक है, देखिए पहले वाले में नोक वाला हिस्सा किधर है, यानी कि पश्चिम की तरफ है। ठीक है, फिर यानी कि दूसरे वाले में क्या हो गया, उत्तर की तरफ नोक वाले हिस्से को देखिएगा। उसके बाद दोस्तों पूरब की तरफ हो गया, तो आगे क्या हो जाएगा बताइए, आगे हो जाएगा दक्षिण की तरफ, नोक हो जाएगा किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये दक्षिण की तरफ नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, ये उत्तर की तरफ पहले से है, गलत हो गया। हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पे बच गए, यानी कि बी वाला और डी वाला। बताइए बी और डी में से कौन सा होगा। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो बगल में स्टार दिया गया है इसकी स्थिति को देखिए। पहले वाले में यहाँ पे है, दूसरे वाले में यहाँ पे है, तीसरे वाले में यहाँ पे है, तो चौथे वाले में कहाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ से दोस्तों ये घूम कर चला गया, जस्ट उस पार चला गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ दिया गया है, तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यानी आकृति के दाहिने साइड में। तो आकृति के दाहिने साइड में कहाँ पे है, यानी कि डी वाले में है। बाकी बी वाले में देखिए दोस्तों आकृति की बाईं ओर है, तो ये गलत हो जाएगा। बचा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। यानी इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी का मतलब दोस्तों क्या हो गया, यानी विकल्प नंबर डी और आकृति नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगले सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही थी, वह ठीक 90 डिग्री दाएं मुड़ी और उसने चलना जारी रखा, तो वह किस दिशा की ओर चल रही है। हमें यह बताना है दोस्तों कि पार्वती की स्थिति सबसे पहले क्या थी, दक्षिण पूर्व थी। उसने क्या किया कि बिल्कुल 90 डिग्री मुड़ गई। ठीक है ना, किधर मुड़ गई, दाहिने तरफ मुड़ गई, और उसने उसी दिशा में चलना जारी रखा। तो जिस दिशा में जा रही है वह कौन सी दिशा है, वही हमें बताना है। चलिए सबसे पहले दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे मैप को समझ लेते हैं। ठीक है, ये रहा दोस्तों हमारा मैप। मैप में दोस्तों ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। ठीक है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है, दाहिने हाथ की तरफ में पूर्व दिशा होती है और बाएं हाथ की तरफ में पश्चिम दिशा होती है। ये रही दोस्तों हमारी 4 मुख्य दिशाएं। अन्य दिशाएं भी होती हैं, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे, यानी 2 दिशाओं के बीच में भी दिशाएं होती हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए दोस्तों उत्तर और पूर्व के बीच में कोई दिशा है, तो उसको हम लोग कहेंगे उत्तर पूर्व। क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व। ठीक, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व कह लेंगे। ठीक है, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे। उसके बाद आगे चलिए, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही थी। तो दक्षिण पूर्व दिशा कहाँ पे है दोस्तों, सबसे पहले ध्यान से देखिए। तो दक्षिण पूर्व दिशा पे है दोस्तों ये। ठीक है ना, दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है, यही तो दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व ना, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी।
अब उसने दोस्तों क्या किया, वह ठीक 90 डिग्री दाएं ओर मुड़ती है। बताइए, ठीक 90 डिग्री दाएं मतलब दाएं ओर, दायां का मतलब दोस्तों क्या होगा, दक्षिणावर्त। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। दायां का मतलब होता है दोस्तों दक्षिणावर्त। क्या होता है, दक्षिणावर्त हो जाएगा, ठीक। दक्षिणावर्त का मतलब दोस्तों क्या होता है, क्लॉकवाइज, यानी कि CW, जैसे घड़ी घूमती है ना, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है। तो ये हो गया हमारा दक्षिणावर्त, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों दक्षिण पूर्व। 90 डिग्री यहाँ पे दोस्तों घुमाइए जो है दाहिने तरफ। देखिए दोस्तों, ये हमारा दो दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। तो अगर दो दिशाओं के बीच में कोई दिशा है तो दोस्तों ये अगर जैसे ये बीच में दिशा हो जाएगी तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री का। आगे दोस्तों ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री का। 45 डिग्री और प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज का मतलब दोस्तों क्या होता है, दक्षिणावर्त। क्या होता है, दक्षिणावर्त। तो यानी कि हम लोग कहाँ पहुँच गए बताइए, तो हम लोग पहुँच गए दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा पे। किधर पहुँच गए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम दिशा पे। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या बन जाएगा, दक्षिण पश्चिम। यानी कि वह जो है अब किधर जा रही है, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का दोस्तों हमारे बिल्कुल सही जवाब हो गया। समझ में आया। चलिए अगले सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स के अंदर संख्याएं यहाँ पे लिखी गई हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, 3 है, 15 है, 4 है, 7 है, 38 है, 5 है, 3 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है और उसके बाद दोस्तों 5 है। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे, या तो दोस्तों बाएं से दाएं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, बाएं से दाएं, या तो ऊपर से नीचे, या फिर दोस्तों क्या होता है कि दाएं से बाएं, या फिर दोस्तों नीचे से ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों ये डिसाइड करेगा कि संख्याओं को हम लोग देखेंगे सबसे पहले ध्यान से। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, बिल्कुल पास पास संख्या है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर या नीचे से ऊपर जाने पर संख्याएं बिल्कुल पास पास हैं। लेकिन ध्यान से देखिए दोस्तों, बाएं से दाएं चलिए, यहाँ पे कहाँ चलिए, बाएं से दाएं। तो 3 है, 15 है, 4 है, आपको कुल नजर आया, बिल्कुल 3 छोटी संख्या, 4 छोटी संख्या, बीच में बड़ी संख्या, 7 दोस्तों छोटी संख्या, 5 छोटी संख्या, बीच में बड़ी संख्या। यानी कि इस प्रश्न को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट को, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट को दोस्तों दोनों को गुणा करके, जोड़ करके, कुछ भी करके, वर्ग करके हम लोग बीच वाली संख्याओं को यहाँ पे प्राप्त करेंगे। बीच वाली संख्याओं को क्यों प्राप्त करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है, मतलब कि ये बीच में बड़ी बड़ी संख्याएं हैं ना, तो छोटी संख्याओं से क्या बनाया गया होगा, बड़ी संख्या। चलिए यहाँ पर दोस्तों 3 है और दोस्तों क्या है, 4 है। 3 4 से हम लोग दोस्तों 15 कैसे बना पाएंगे बताइए, 3 4 से 15 कैसे बना पाएंगे। देखिए अगर दोस्तों 3 और 4 को आपस में क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो 3 चौक हो जाएगा 12, उसमें 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आगे देखिए 4, देखिए 7 38 5 से, ठीक है ना, तो 7 है और दोस्तों 5, इसको आपस में हम लोग क्या करेंगे, गुणा, और इसमें दोस्तों 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 38। हमारा 38 बीच में दिया भी गया है। तो हमें किसका निकालना है दोस्तों, यहाँ पे 3 और 5 का। तो देखिए 3 और 5 को आपस में हम लोग गुणा करेंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 15 3 18, कितना हो जाएगा 18। 18 किसी विकल्प में दिया गया है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, पहली संख्या बाएं साइड की और दाहिने साइड की संख्या को 3 से गुणा करके 3 जोड़ दिया गया, तो बीच वाली संख्या मिल गई। यहाँ पे देख लीजिए 7 और 5 को हम लोगों ने आपस में गुणा किया, 35 हो गया, उसमें 3 जोड़ दिया, मतलब जितने आपस में गुणा करने के बाद 3 हम लोग जोड़ रहे हैं, तो संख्याएं यहाँ पे हमें मिल गई हैं। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। पी क्यू की माँ है जो आर की बहन है, एस आर का पुत्र है, तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है। मतलब पी नामक व्यक्ति एस का क्या लगेगा, हमें यही बताना है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए पी क्यू की माँ है, ध्यान दीजिएगा, पी जो है माँ है, किसकी माँ है दोस्तों, यहाँ पे क्यू की माँ है, किसकी माँ है, क्यू की माँ है। और दोस्तों आगे क्या है, जो आर की बहन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो शब्द किसके लिए हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों क्यों के लिए, किसके लिए, क्यों के लिए। जो यहाँ पे शब्द है दूसरे पर्सन के लिए यानी क्यों के लिए हुआ है, तो जो कि आर की क्या है दोस्तों, बहन है, यानी कि क्यों क्या है दोस्तों, ये बहन है किसकी, आर की। आगे चलिए
एस आर का पुत्र है। ध्यान दीजिएगा, एस क्या है, आर का पुत्र है, तो एस क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा कि पी एस से किस प्रकार संबंधित है। मतलब कि जो पी है, ध्यान दीजिएगा, जो पी है वो इसका क्या लगेगा वही हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, एस पुत्र है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आर दोस्तों पिता है या माता है, ये कन्फ्यूजन में है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों क्यों तो बहन हो जाएगी, ठीक है ना, क्यों तो बहन हो जाएगी। हो सकता है आर भी मतलब बहन हो, स्त्री हो, यानी आर का जेंडर यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। तो यानी कि अगर दोस्तों इसको हम लोग पिता मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको दोस्तों पिता मानेंगे तो पिता की जो बहन की माँ है आपके पिता के भी क्या हो जाएगी, वो माँ हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि आपके पिता की जो माँ हो जाएगी दादी लगेगी। क्या लगेगी, दादी। तो दादी ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया है, यानी कि ये दोस्तों क्या हो जाएगी, पिता नहीं है, ये भी क्या है, माँ है, यानी स्त्री है। तो आपकी माँ की जो मम्मी है आपकी कौन लगेंगी, तो लगेंगी दोस्तों नानी। कौन लगेंगी दोस्तों, नानी। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया। चलिए अगले सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि P का अर्थ भाग है, R का अर्थ गुणा है, Q का अर्थ प्लस है, S का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे दोस्तों एक व्यंजक दिया गया है, इसका मान हमें बताना है। सबसे पहले दोस्तों क्या है, P की जगह पे हम लोग कौन सा चिन्ह लेंगे, भाग का लेंगे, ठीक है। R की जगह पे कौन सा चिन्ह लेंगे, गुणा का लेंगे, ठीक है। Q की जगह पे किसका चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे दोस्तों प्लस का। और दोस्तों यहाँ पे जो S है इसकी जगह पे किसका चिन्ह लेंगे, माइनस का। चलिए चिन्हों को यहाँ पे बदल लीजिए दोस्तों। देखिए सबसे पहले दोस्तों P है, तो P का मतलब भाग, तो यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों भाग, ठीक है। Q की जगह पे दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। R की जगह पे गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा। S की जगह पे माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, यानी व्यंजक क्या बनेगा, 48 भागे 8 प्लस 6 गुणे 9 माइनस 31 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड मास के नियम को लगाएंगे। बोर्ड मास का नियम मतलब कि कोष्ठक का नियम, जो कि क्या कहता है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले को, फिर बड़े को। यहाँ पे ब्रैकेट्स तो है नहीं, तो हम लोग क्या हल करेंगे, उसके बाद भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, और उसके बाद माइनस को। यहाँ पे दोस्तों देखिए 48 में भाग देंगे 8 से, तो कितनी बार जाएगा, 48, यानी कि 6 बार गया। प्लस कितना हो जाएगा, 6 गुणे 9 माइनस 31 हो जाएगा। देखिए 6 प्लस कितना हो जाएगा, 6 9 54, और माइनस कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और देखिए 54 और 6 कितना हो जाएगा, 60, 60 माइनस 31 का मान कितना हो जाएगा, 29, यानी कि 29 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगले सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा वेन डायग्राम का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है, खिलाड़ी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। खिलाड़ी है, मनुष्य है, छात्र है। सबसे पहली बात तो दोस्तों देखिए, खिलाड़ी, भाई खिलाड़ी कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। छात्र दोस्तों ये पुरुष होगा, क्यों, क्योंकि छात्र हैं, छात्राएं तो है नहीं। तो यानी कि खिलाड़ी दोस्तों मनुष्य के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या छात्र मनुष्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यानी कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, ये मनुष्य हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो मनुष्य हैं वह क्या है दोस्तों, वही में छात्र हो जाएंगे। और दोस्तों जो छात्र होते हैं वही तो खिलाड़ी भी हो सकते हैं ना। तो छात्र और दोस्तों खिलाड़ी में कुछ का रिलेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, जो मनुष्य, देखिए मनुष्य तो खिलाड़ी भी होंगे, छात्र भी होंगे, ठीक है। लेकिन खिलाड़ी जो होते हैं, क्या उनमें से कुछ खिलाड़ी दोस्तों छात्र हो सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कुछ छात्र खिलाड़ी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यानी कि खिलाड़ी और छात्र में दोस्तों कुछ का रिलेशन बनेगा, और मनुष्य वाले वेन डायग्राम के अंदर दोनों आ जाएंगे, जो कि हमारे किस विकल्प में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर डी, यानी वेन आरेख नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वेन आरेख नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। देखिए अगला सवाल दोस्तों क्या है, यहाँ पे कथन दिया गया है और यहाँ पे दोस्तों निष्कर्ष को निकाला गया है। कथन में दोस्तों क्या है, कोचिंग क्लासेस के लिए इच्छुक छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है। मतलब कि जो कोचिंग क्लास हैं उनके लिए इच्छुक छात्रों की संख्या हर साल क्या हो रही है, बढ़ रही है। निष्कर्ष क्या है दोस्तों, कोचिंग क्लासेस अच्छे अंक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, देखिए उनमें से एक तरीका तो हो सकता है, लेकिन एकमात्र तरीका ऐसा नहीं है। भाई ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे कोचिंग कर रहा है वो अच्छे नंबर ही लाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो एकमात्र तरीका नहीं हो सकता, तो पहला वाला हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें। अब आप लोग भावुक हो जाओगे और सोचोगे हाँ बिल्कुल सही बात है कि माता पिता चाह रहे हैं, लेकिन
यहाँ पे दोस्तों कथन के अनुरूप ही हमें निष्कर्ष को निकालना होगा। क्या कथन से आप लोग यहाँ पे दिमाग लगा, मतलब क्या कथन में थोड़ा सा भी यहाँ पे माता पिता के बारे में जिक्र किया गया है? आप कहोगे किया ही नहीं गया है। भाई कथन में सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि कोचिंग क्लासेस के लिए इच्छुक छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें। भावुक होकर के आप लोग आंसर को टिक मत कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। यानी कि माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें, कथन में इसका कोई भी जिक्र नहीं है, तो यानी ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? और यानी निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण नहीं करते, यानी कि दोनों अनुसरण यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। समझिएगा, इसमें अपने आप से दिमाग मत लगाइएगा कि इमोशनल हो गए और जो है क्वेश्चन के आंसर को लगा दिए। नहीं, जो कथन में लाइन दी गई है, जो कथन में लिखा गया है, उसी के बेस पे दोनों निष्कर्ष हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दिया गया है, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? दोस्तों हमें यहाँ पे बताना है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो आइए गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए ये है ए, ठीक है, ये है बी, ठीक, ये है सी और ये है दोस्तों डी, और बीच वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। देखिए गिनती कीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी कि यहाँ पे कितने हो गए? 4 हो गए। समझिएगा बात को, 4 हो गए। तो 4 तो हमें ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों 2 और 1 को मिला दें, यानी कि 1 और 2 को मिला दें तो 1 हमारा बन जाएगा। ठीक है, एक दोस्तों क्या करेंगे, 3 और 4 को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा, 3 और 4 को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा। ठीक, आगे चलिए, आगे दोस्तों क्या है, एक हम लोग क्या करेंगे, 1 और 4 को मिलाएंगे तो हमारा 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 और 4 को मिलाएंगे तो बन जाएगा। उसके अलावा दोस्तों 2 और 3 को मिलाएंगे तो हमारा 1 बन जाएगा, 2 और 3 से ही बन जाएगा। यहाँ पे कुल कितने हो गए दोस्तों? 4 तो पहले से थे, यहाँ पे दोस्तों 1 ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, यानी कि 4 और बन जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 8। यानी इस त्रिभुज में इस आकृति में दोस्तों कुल कितने त्रिभुज हैं? यानी कि 8 त्रिभुज हैं। गिना दूँ फिर से क्या? देखिए 4 तो दिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 से कैसे बनेगा? देखिए 1 ये वाला है, 1 ये 2, यानी कि 1 और 2 को मिलाएंगे दोस्तों तो ये हमारा 1 और बन गया। उसी प्रकार से 3 और 4 से कैसे बनेगा? जस्ट उसका अपोजिट देख लीजिए, यहाँ पे 3 4 से बन गया। उसके बाद 1 4 से कैसे बनेगा? 1 वाले आकृति त्रिभुज को 4 वाले को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा। 2 3 से कैसे बनेगा? 2 और 3 को मिला देंगे, यानी कि ये वाली आकृति, ये वाली, तो हमारा 1 बन जाएगा। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं दोस्तों? यानी कि 8 त्रिभुज हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। जो भी भाई बहन आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं? आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग आज से डेली क्लास को अटेंड कीजिएगा। मैं यहाँ पर दोस्तों डेली जो है सेलेक्टिव क्वेश्चन ही लाता हूँ। देखिए रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों 30 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है, तो आप लोग डेली 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस तो करेंगे नहीं कि डेली करेंगे? बताइए, कर भी सकते हैं आप लोग। जो प्रैक्टिस सेट लिए होंगे उसमें से भी कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ भी प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि देखिए अभी आपके एग्जाम में दोस्तों लगभग 45 से 60 दिन का समय बचा हो, या फिर 1 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है। 1 महीने में दोस्तों आप लोग 500 से 600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे, अच्छे लेवल के प्रश्नों को, ठीक है, यानी कि जो सिलेक्टिव हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका जो है स्कोर रीजनिंग में बहुत ही अच्छा बूस्ट होगा। तो जो भी भाई बहन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली रूप से ग्रुप डी की, यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए चलाया जा रहा है। अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल है, एसएससी जीडी है, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, एमपी पुलिस कांस्टेबल है, यूपीएसआई है, इन सभी के लिए दोस्तों शाम को जो हमारी क्लास आती है प्रैक्टिस सेट की, उसको अटेंड कीजिए। यह सिर्फ और सिर्फ दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए है, या फिर रेलवे एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप लोग इस क्लास को अटेंड कर सकते हो। कुल मिलाकर दोस्तों यह क्लास रेलवे स्टूडेंट के लिए है, जो भी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट की, जेई की, यानी इन सभी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो इनको देख सकते हैं। बाकी जो आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो यह क्लास ज़रूर से ज़रूर देखनी ही चाहिए। तो सुबह 9 बजे दोस्तों रेलवे की क्लास आएगी और शाम को 7 बजे दोस्तों अन्य एग्जाम्स के रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।